मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने विदिशा की कुरवाई में हिनौता सिंचाई परियोजना के तहत 7.36 करोड़ की लागत से बनने वाली जाजपोन पुनर्वास कॉलोनी का भूमि पूजन किया। इसके साथ ही 258 करोड़ से ज्यादा के विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन भी किया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने विदिशा, कुरवाई, सिरोंज, शमशाबाद और गंज बसौदा विधानसभा के कई विकास कार्यों की सौगात दी। इस दौरान मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने किसानों के लिए बड़ी घोषणाएं की। उन्होंने कहा कि किसानों के लिए किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं रहने देंगे। सोयाबीन पर भावांतर योजना लागू होगी और 15 दिन में किसानों को अंतर की राशि मिलेगी। प्रदेश में गेहूं 2600 रुपए और सोयाबीन 5328 रुपए प्रति क्विंटल के रेट से खरीदा जाएगा। इसके साथ ही उन्होंने लाडली बहना का जिक्र करते हुए कहा कि दीपावली के बाद बहनों को 1500 रुपए की राशि हर महीने दी जाएगी। गए साल 2600 में गेहूं खरीदा था, जोरदार अभिनंदन करो, ये हमारी सरकार की भावना है। गए साल 4800 अपना सोयाबीन था, इस साल 5328। मोदी जी के लिए जोरदार अभिनंदन करो। ये सरकार माननीय मोदी जी के नेतृत्व में किसानों के लिए इस साल 5328 जो अंतर होगा, हम अपने किसानों के साथ खड़े हैं। अंतर की राशि हमारी सरकार के माध्यम से दी जाएगी। 15 दिन के अंदर भावांतर का पैसा आपके खाते में आ जाएगा, कोई तकलीफ आने वाली नहीं। बहने, आप भी चिंता मत करना, इसी साल दिवाली के बाद भाई दूज पे 1500 रुपए महीना आपके भी चालू करने वाले हैं। विदिशा की 5 विधानसभाओं को सौगात, कुरवाई, विदिशा, सिरोंज, शमशाबाद और गंज बासौदा को सौगात। 92.70 करोड़ की लागत के 46 निर्माण कार्यों का भूमि पूजन। 165.40 करोड़ की लागत के 34 निर्माण कार्यों का लोकार्पण। जनपद पंचायत भवन, हाई स्कूल भवन का भूमि पूजन। छात्रावास, सामुदायिक भवन, उपकेंद्र और स्टॉप डैम का भूमि पूजन। क्रिटिकल केयर हॉस्पिटल, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, गौशाला का लोकार्पण। छात्रावास भवन, विद्युत उपकेंद्र और सड़कों का लोकार्पण। प्रदेश में एक ओर मुख्यमंत्री विकास कार्यों को गति देने के लिए लोकार्पण और शिलान्यास कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर विपक्ष यानी कांग्रेस तंज कसती नजर आ रही है। कांग्रेस का कहना है कि वहां के विधायक तो पहले ही कह चुके हैं कि फ्री का पैसा बांटना बंद करना चाहिए, तो फिर मुख्यमंत्री विधायक के ऊपर ज्यादती कर रहे हैं। इसके साथ ही कांग्रेस ने सरकार पर कर्ज लेने और भ्रष्टाचार के भी आरोप लगाए। वो तो खुद ही कह रहा है वहाँ के एमएलए के ये सब फ्री फंड लौटाना बंद करिए। तो मुख्यमंत्री जी तो ये तो उसके ऊपर बेचारे के ऊपर ज्यादती कर रहे हैं। प्रदेश की जनता एक कल्याणकारी राज्य है, टैक्स इसीलिए देती है कि आप जो है उनके लिए कल्याण के लिए योजनाएं बनाएं। कर्जे ले लेके जो काम हो रहे हैं प्रदेश में और आधे भ्रष्टाचार में जा रहे हैं, तो हम लोग तो कर्ज जी के कामों का स्वागत करेंगे, लेकिन जो है उनका विधायक तो खुद ही कह रहे हैं कि फ्री फंड के काम बंद करो। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की ये विकास परक घोषणाएं जहां एक और प्रदेश में बुनियादी सुविधाओं को मजबूती देने की कोशिश के रूप में देखी जा रही हैं, तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस इन योजनाओं को लेकर सरकार की मंशा पर सवाल उठा रही है। सरकार का फोकस किसानों, महिलाओं और बुनियादी ढांचे पर दिख रहा है, लेकिन विपक्ष इसे वित्तीय असंतुलन और राजनीतिक स्वार्थ से जोड़ रहा है। ऐसे में सवाल यही है कि क्या इन योजनाओं का लाभ वाकई जनता तक पहुंचेगा या ये सिर्फ चुनावी मौसम की घोषणाएं बनकर रह जाएंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। नमस्कार, IND एजेंडे में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं योगी राज योगेश। एजेंडे में आज चर्चा होगी विकास की सौगात की। आज मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव विदिशा में थे और उन्होंने विदिशा ज़िले को करीब 258 करोड़ रुपए से ज़्यादा के विकास कार्यों की सौगात दी। इसमें कुछ भूमि पूजन थे, कुछ शिलान्यास थे, कुछ प्रोजेक्ट थे। इनको लेकर मुख्यमंत्री आज वहाँ थे। अच्छा, लगातार मुख्यमंत्री इस प्रयास में है, भाजपा सरकार इस प्रयास में है कि जनता से जुड़े काम किए जाएं और उनके फोकस में किसान, महिला, युवा, ये उस पूरे के पूरे उनके फोकस में आज भी यही तीनों चारों जो उनके मुख्य एलिमेंट्स हैं वो विदिशा में
दिखाई दी है। लगातार विकास को लेकर कार्य करना, विकास को लेकर प्रोजेक्ट बनाना, उन प्रोजेक्टों पर इम्प्लीमेंटेशन करना, ये काम बीजेपी की सरकार लगातार कर रही है। ये बात एक अलग है कि उसमें से कुछ काम शुरू हो पा रहे हैं, कुछ काम शुरू होकर बंद हो रहे हैं, इनको लेकर एक अलग से चर्चा हो सकती है। लेकिन एक जो विकास का जो सिलसिला शुरू किया है मुख्यमंत्री जी ने, वो सतत आगे बढ़ रहा है। विदिशा में भी आज यही हुआ। उन्होंने कुछ पुरानी योजनाओं का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि हम भावांतर की राशि भी देंगे, जो कि शिवराज सिंह चौहान का एक बड़ा एलिमेंट था। तो एक उन्होंने इस प्रोजेक्ट के लिए बात की। फिर उन्होंने महिलाओं के लिए कहा कि भाई दूज से 1500 रुपये भी दिए जाएंगे। तो कुल मिला के उन्होंने सभी सेगमेंट को संभाला और एक बार फिर अपना जनता के बीच जलवा कायम रखा। तो ये थे आज का विषय और इसी विषय पर आज चर्चा करेंगे। चर्चा शुरू करने से पहले आइए डाल लेते हैं आज के एजेंडा पॉइंट्स पर एक नज़र। विकास कार्यों की घोषणाओं से कितनी बदलेगी विदिशा की तस्वीर। भावांतर योजना से किसानों को कितना मिलेगा लाभ। सरकार की योजनाओं का धरातल पर कितना होगा असर। विकास कार्यों पर कांग्रेस के आरोपों में कितना दम। तो ये थे एजेंडा पॉइंट्स और डिबेट ओपन करूं उसके पहले तमाम मेहमानों से आपका परिचय करा दूं। मेरे साथ बीजेपी की मीडिया पैनलिस्ट गुंजन चोकसे जी हैं। गुंजन जी, प्रोग्राम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। कांग्रेस के सचिव पवन पटेल जी हमारे साथ हैं। पवन जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और वरिष्ठ पत्रकार देवदत्त दुबे जी हमारे साथ स्टूडियो में हैं। दुबे जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत गुंजन जी आपसे। लगातार ये सिलसिला जारी है मुख्यमंत्री का, अलग अलग ज़िलों में, अलग अलग तहसीलों में, अलग अलग सेगमेंट में वो डेवलपमेंट को लेकर काफ़ी सक्रिय नज़र आ रहे हैं। आज वो विदिशा पहुँचे और वहाँ लोगों से उन्होंने मुलाकात की। लोगों का रिस्पांस भी बेहतरीन था। तो इस पूरे प्रोग्राम को लेकर एक तो आपकी प्रतिक्रिया, दूसरे वास्तव में ये जो कार्य हो रहे हैं उसका लाभ जनता को कितना मिल पा रहा है। योगेश जी, आपको और पैनल में सभी को बहुत बहुत नमस्कार, मेरा प्रणाम। नमस्कार जी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का जो मूल मंत्र है वो इसलिए मैं दोहराना चाहती हूँ उस मूल मंत्र को, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। ये जो सभी वर्गों के, सभी क्षेत्रों के, सभी लोगों का जो विकास की एक नया आयाम शुरू किया है हमारे डॉक्टर मोहन यादव जी ने, ये बहुत बहुत ऐतिहासिक है। और आज मैं मध्य प्रदेश की हर एक जनता की ओर से एक नागरिक होने के नाते उनका आभार व्यक्त करना चाहती हूँ। अब देखिए, कोई भी जब सरकार बनती है तो 5 वर्ष का कार्यकाल उस सरकार का होता है, लेकिन डॉक्टर मोहन यादव जी ने 1.5 वर्ष में ही वो सारे काम किए हैं जो 5 वर्ष का जिसका समय था उसको 1.5 वर्ष में ही करने का जो प्रयास किया गया है। जहां हम एक बार संस्कार संस्कृति की बात कर रहे हैं, हम धरोहर की बात कर रहे हैं, इतिहास की डॉक्टर मोहन यादव जी कार्य कर रहे हैं और उसी के साथ साथ विकास की उस संकल्पना को भी पूरा कर रहे हैं, उस पथ पर बढ़ रहे हैं। जैसे कि कुछ योजनाओं का मैं अगर जिक्र करती हूँ, उन्होंने आते से ही एक नवाचार लेकर आए, जो रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव का नवाचार। हर छोटे से छोटे क्षेत्र में रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव का आयोजन हुआ। शुरुआत उज्जैन से की गई, जहां हमने पहले ही उस कॉन्क्लेव में देखा था कि 1 लाख करोड़ का निवेश आया। उसके बाद जबलपुर, उसके बाद हर नर्मदापुरम, ऐसे कई शहर हैं जहां पर ये रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव का आयोजन हुआ। और भोपाल में जिस तरह हमने GIS समिट को देखा, ये पूरा औद्योगिक वर्ष के रूप में 2025 इस संकल्पना, इस विजन के साथ डॉक्टर मोहन यादव जी आगे बढ़े हैं। दूसरा उदाहरण योगेश जी, हमने 456 संकल्प लिए थे जब ये सरकार बनी। उनमें से मैं बहुत गौरवान्वित हूं ये कहते हुए आज कि 300 से ज्यादा संकल्प पर सरकार ने काम शुरू कर दिया है और 56 से ज्यादा संकल्प पूरे हो चुके हैं। तो जो 5 वर्ष के कार्यकाल, इसलिए मैं दोहरा रही हूँ, आज इतने 1.5 वर्षों में ही जो संकल्प जनता के सामने लिए हैं उन्हें पूरा करने का भी के लिए भी सरकार हमारी प्रतिबद्ध और आगे बढ़ रही है। और आज विदिशा में भी
उसी श्रृंखला में आपने देखा 258 करोड़ की जो राशि वहां पर जिससे ये विकास कार्य हो रहे हैं ये आवंटित की गई। 80 से ज्यादा जो कार्य पूजन के लिए वहां पे भूमि पूजन के लिए तय किया गया, 80 से ज्यादा वहां पे भूमि पूजन हुए। तो ये एक महिलाओं को जो लाभ दिया गया, चाहे लाडली बहना योजना की मैं बात कर लूं, तो ये जो संवेदनशीलता सरकार में होनी चाहिए वो संवेदनशीलता आपको देखने को मिल रही होगी कि मध्य प्रदेश में जिस तरीके से, अगर केंद्र की मैं बात करूं, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री विकसित राष्ट्र 2047 की जो संकल्पना लेके आगे बढ़ रहे हैं, आत्मनिर्भर भारत की जो परिकल्पना हम कर रहे हैं, स्वदेशीकरण की तरफ जब हम आगे बढ़ रहे हैं, लोकल फॉर वोकल की जो बात कर रहे हैं, उसको मध्य प्रदेश में जिस खूबसूरती से लागू किया जा रहा है उसके लिए डॉक्टर मोहन यादव जी की सरकार बहुत बहुत आभार। और उसी के साथ अपनी चर्चा। ठीक है पवन जी, आप तो बिल्कुल विदिशा की भाषा में बोलूं तो नट रहे हैं, आप गर्दन हिला रहे हैं, मना कर रहे हैं। नहीं, अरे वो एक तो 10-12 बार तो गुंजन जी आभार व्यक्त कर दी। तो क्या हुआ, आप भी कर दीजिए। कार्यकाल कम हो जाएगा, 5 साल की जगह 1.5 साल में, तो हमको लगता है आने वाले 20-25 साल में ये काम कर लेंगे। ये नहीं समझते कि इतना किया होता तो वोट चोरी क्यों करना पड़ता। खैर, अब सब्जेक्ट पे आते हैं, मुद्दे पे आते हैं। कई सारी डिबेट किया हमने कि दशा और दशा बदलने वाला है उनका। हर ऐसा बताइए मोहन यादव जी ने कोई काम किया हो जिससे उस वर्ग की दिशा दशा ना बदलने वाला हो, तो बताइए कौन सा एक काम बता दीजिए। महिलाओं के लिए करते तो उनको दिशा दशा बदल जाती है, युवाओं के लिए करते तो उनकी दिशा दशा बदल जाती है, बेरोजगारों के लिए करते, मतलब जितने भी काम करते उनका भारतीय जनता पार्टी का काम ही ऐसा रहता है कि मील का पत्थर साबित होता है और दिशा और दशा बदल देता है, लेकिन एक्चुअल में बदल नहीं पाता। हमें समझते हैं यहाँ पे हम बहुत स्वागत करते हैं, बड़ा अच्छा करें, हम कोई विरोध नहीं करते। हम कहते हैं प्रदेश के विकास में भारतीय जनता पार्टी जितना भी काम कर रहे हैं हम उनका आभार व्यक्त करते हैं, लेकिन ग्राउंड लेवल पे उतरे उसके बाद हवा हवाई में नहीं, चमचिंग में नहीं, बतौलेबाजी में नहीं। अब देखिए ये बात कर रहे हैं, आज आपने बोला जो पूरा फोकस था महिला, किसान और युवा, यही फोकस था। अब ये फोकस में आप समझने का प्रयास करिए कि किसानों की आय को, हमारे देश के सबसे बड़े ताकतवर प्रधानमंत्री ने कहा था कि 2022 में हम किसानों की आय दुगनी कर देंगे। अगर वो वाला संकल्प पूरा हो गया होता तो आज जरूरत नहीं पड़ती किसानों की दिशा और दशा बदलने के लिए, बदल गई होती। नहीं बदली, 2022 निकल गया, इसलिए मुझे दिक्कत होती है ये दिशा दशा बदलने की। अब लाडली बहना पे आइए, अभी विजय शाह को देखिए, कैलाश विजयवर्गीय को देखिए, कितना लाडली बहना नारियों का सम्मान करते, लेकिन नस पकड़ी हुई है मोहन यादव की कि सोफिया कुरैशी पे वो कमेंट करने के बाद भी उसको हटा नहीं सकते। कोई माई का लाल नहीं जो विजय शाह को हटा दे, भले कितनी लाडली बहना को गाली दे दे, वो भले कितना कर दे, लेकिन नहीं हटाएंगे क्योंकि नस पकड़ी हुई है मोहन यादव की। हटा के दिखा दे, नहीं दिखाएंगे कोर्ट के कहने के बाद भी। अब ये बताइए, लाडली बहना को पहले इन्होंने जोड़ा, अभी मंत्रिमंडल में फेरबदल हो रहा है, वो हट भी जाएंगे, फिर वोट चाहिए। सुन तो लीजिए, 2 मिनट मेरा निवेदन। वोट चाहिए था तो लाडली बहना को जोड़ते गए, ट्रैक्टर वाली को भी जोड़ दो, 4 पहिया वाली को भी जोड़ दो, 6 पहिया वाली को जोड़ दो, सबको जोड़ दो। अब जब वोट पड़ गया तो कहीं काटो काटो काटो, करोड़ों लाडली बहना को काट दिया। ठीक है पवन जी, 500 3,000 हो गया होता। अभी कितना स्तर गिरता जा रहा है, लेकिन नहीं बोले। ठीक पवन जी, ठीक है, ये झूठों की सरकार है, ये ठीक झूठे पवन जी है जी। पवन जी मैं आपको मौका दूंगा। हाँ गुंजन जी कुछ बोलना चाह रही, फिर मैं देवदत्त जी के पास जाऊंगा। जी गुंजन जी। योगेश जी देखिए, बहुत ही तथ्यहीन, सत्यहीन और निराधार बात की है पवन जी ने, इसलिए हर बात का खंडन तो नहीं कर सकती यहाँ बैठ के, क्योंकि इतनी निंदनीय बात है। लेकिन भाषा शैली पे थोड़ा वो अपना नियंत्रण रखें। एक तरफ वो नारियों की बात कर रहे हैं और उस तरफ नारियों का जिस तरीके से वो ये राहुल गांधी के वैसे कार्यकर्ता यही करेंगे। राहुल गांधी वहां पे अपने कार्यकर्ताओं को घोड़ों में क्लासिफाई कर जाते हैं, तो इनके कार्यकर्ता किस तरह बात कर रहे हैं आप हमारे प्रदेश की महिलाओं के लिए कि ट्रैक्टर वाली, 2 व्हीलर वाली, 6 व्हीलर वाली को जोड़ दिया। अरे कुछ कायदे से बात करिए, तमीज से बात करिए। आप महिलाओं के लिए तमीज मत सिखाइए गुंजन जी, तमीज आप सीखिए। मैंने बोला कि 4 पहिए वाले ट्रैक्टर, ठीक है जोड़ दिया आपने। पवन जी और गुंजन जी एक मिनट, ठीक है ठीक है ठीक है, आइए मैं थोड़ा सा देवदत्त जी को एक इन कर लेता हूँ। एक मिनट देवदत्त जी को ले लेते हैं बीच में। मैंने क्या बोला है? पवन जी एक मिनट शांत, पवन जी देवदत्त जी को सुन लेते हैं, फिर आप बोलिए। जी गुंजन जी एक मिनट, महिला सम्मान की बात, गुंजन जी एक मिनट, आप भी शांत होइए। नाचने वाली कहते हैं। जी एक मिनट गुंजन जी, जरा देवदत्त जी को सुन लेते हैं। आइटम बोलते हैं गुंजन जी एक मिनट, वोट चोरी करो। ठीक है गुंजन जी एक मिनट, ठीक है गुंजन जी एक मिनट जरा सुन लीजिए। अपने दामन में झांक कर देखिए।
ठीक उसके ठीक बाद ठीक, आप एक तरीके की भाषा गद्दी शैली इस्तेमाल करिए आप। एक सेकंड गुंजन जी जरा, वोट चोरो देवदत्त जी भी यहाँ गद्दी हैं, एक छोड़ो, बार। वोट चोरो पवन गद्दी जी छोड़ो। हाँ देवदत्त जी, मैं चाह रहा हूँ कि चूंकि मुख्यमंत्री जी लगातार एक्टिव है, अच्छा चाहे कुछ भी करें, महिला आपके सेंटर ऑफ पॉइंट हो, किसान आपके सेंटर ऑफ पॉइंट हो, युवा आपके सेंटर ऑफ पॉइंट हो, ये होना भी चाहिए। ये सरकार का ये कर्तव्य भी है कि समाज के सभी सेगमेंट को वो कवर करे और अंतिम तबके तक उसकी पहुंच हो। एक तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि क्या वास्तव में राज्य सरकार, मोहन सरकार उस लक्ष्य को पूरा कर पा रही है, उन लोगों तक पहुंच पा रही है, और सरकार की योजनाओं का लाभ वांछितों तक मिल रहा है उन लोगों को? कि जितना विशाल अपना देश प्रदेश है, उसमें ना केंद्र सरकार ना राज्य सरकार, हम परिवार के भी कई बार अपने अंतिम व्यक्ति तक नहीं पहुंच पाते, क्योंकि इतना विशाल ये काम है, इतना कठिन काम, इतनी अपेक्षाएं लोगों की रहती हैं कि, लेकिन अधिकतम प्रयास करना चाहिए कि हम अधिकतम कोशिश करें कि हम जैसे जनता के लिए, जनता की चुनी हुई सरकार है, तो उसके अधिकतम उसके पास पहुँचे, दर्द को समझे। और भाजपा तो वैसे ही दीनदयाल उपाध्याय के अंत्योदय कार्यक्रम को लेकर चलती है, उनके प्रण प्राण को अपना जीवन मंत्र बनाती है कि हमें अंतिम छोर के व्यक्ति तक पहुँचना है, और ये प्रयास होते रहते। सब सरकारें अपने अपने स्तर पर आज़ादी के बाद से सब ने प्रयास किए हैं, सबके आप देखेंगे कभी कोई योजना, कभी कोई योजना, लेकिन बहुत अभी इतना काम करना बाकी है योगेश जी कि बहुत अभी वो सरकार के लिए बहुत इकबाल की ज़रूरत है, बहुत करने की ज़रूरत है। कितना एक आदमी परिश्रम करता है, आप देखिए इन लोगों की ज़िंदगी, वैसे आप कहेंगे कि मुख्यमंत्री हैं, लेकिन कहाँ वो आराम है उनके जीवन में। तो बात ये कि इसका एक तरह से विकेंद्रीकरण हो, प्रशासन में कसावट हो। आप कहाँ कहाँ जाएंगे, प्रशासनिक कसावट बहुत ज़रूरी है, जिससे कि योजनाओं का कई बार हम और आप खबरें पढ़ते हैं क्या हाल हो जाता है कि जो राजीव गांधी ने भी एक बार कहा था कि 1 रुपये भेजो 15 पैसे पहुँचते हैं, ऐसी कई योजनाओं का भी हाल होता है। इसलिए प्रशासन में कसावट और सक्रियता और जन जागरूकता भी बहुत ज़रूरी है, तब जाके हम उस मायने में आज़ादी को फील कर पाएंगे। आप सोचो कि एक गांव में आज़ादी के बाद कम से कम 8 से 10 करोड़ रुपया तो पहुंच ही गया होगा विकास के लिए, लेकिन किसी गांव में कोई ऐसा विकास आपको दिखेगा नहीं कि एक आरामदायक कोई बिल्डिंग है, कोई पंचायत भवन, स्कूल भवन, बहुत सारी चीज़ें। तो आज़ादी के इन 70-75 सालों में भी हमें अभी भी बहुत सारी बुनियादी आवश्यकताओं के लिए आम आदमी को इधर उधर झांकना पड़ता, भटकना पड़ता, दयनीय स्थिति होती है। लेकिन फिलहाल जो प्रयास शुरू हुए हैं मुख्यमंत्री के, यदि भी फलीभूत होगा तो वाकई में मध्य प्रदेश में निश्चित तौर पर उन्होंने एक नई डगर पकड़ी है। जैसे इंडस्ट्रियलिस्ट के मामले में जो GIS की जो बात हो रही है, उद्योग वर्ष उन्होंने जो घोषित किया है, उसको लेकर जो प्रयास किए जा रहे हैं, यदि वो फलित होते हैं तो, क्योंकि अभी बहुत बड़ा काम किया जाना बाकी है, केवल निवेश के प्रस्ताव आ जाएं उससे काम चलेगा नहीं, दिखाना पड़ेगा। गुंजन जी, 1-2 सवाल आज के प्रोग्राम को लेकर मन में थे। एक तो क्या है कि मुख्यमंत्री जी ने बात की भावंतर की, तो क्या शिवराज सिंह जी को, चूंकि वो शिवराज सिंह जी के इलाके में थे, भावंतर शिवराज सिंह जी का बड़ा एम्बिशियस प्रोजेक्ट रहा, और आज उन्होंने बहुत दिनों बाद भावंतर की याद दिलाई। एक तो इस पर भी आपको जो बोलना, दूसरा ये है कि भाजपा के ही अंदरूनी विधायकों में ये स्वर उठने लगे हैं कि सरकार की जो मुफ्त की स्कीम है उस पर थोड़ा सा विराम लगना चाहिए। तो इसका कुछ असर हो रहा है कि नहीं, कि जो सरकार जिस दिशा में चल रही है चलेगी? देखिए, आपका पहला सवाल, ये सवाल मुझसे है आपका? हाँ गुंजन जी, आपसे सवाल जी। देखिए, जो पहला सवाल, क्षेत्र जिसका भी हो, यही फर्क है कांग्रेस में और भाजपा में। भारतीय जनता पार्टी विचारधारा के साथ खड़ी है, किसी व्यक्ति विशेष के साथ नहीं। कल्याणकारी योजनाएं हमारे माननीय शिवराज सिंह चौहान जी ने भी जनता के बीच लाए थे, और वैसे ही कल्याणकारी योजनाएं डॉक्टर मोहन यादव की सरकार भी जनता जनार्दन के लिए बीच में ला रही है, क्योंकि हमारा जो विजन है वो सिर्फ जनता होता है। हम कांग्रेस की तरह कुर्सी और सत्ता का लोभ में नहीं बनते हैं, कोई भी, ना मुख्यमंत्री, ना कोई मंत्री, ना कोई नॉर्मल कार्यकर्ता।
एक छोटे कार्यकर्ता से लेके मुख्यमंत्री तक और देश के प्रधानमंत्री तक भारतीय जनता पार्टी का हर एक कार्यकर्ता एक ही विजन के साथ इस पार्टी में आता है। वो विजन अभी हमारे वरिष्ठ पत्रकार जी ने भी बोला, अंत्योदय, पंक्ति में खड़े हुए अंतिम व्यक्ति का भी कल्याण हो और इसी जनता के कल्याण के लिए, जनता की संवेदनाओं के साथ खड़े होने के लिए, उनकी भावनाओं के साथ खड़े होने के लिए, उनकी आस्था को सुरक्षित रखने के लिए भारतीय जनता पार्टी का हर एक कार्यकर्ता काम करता है। अब आपका दूसरा सवाल योगेश जी की जो आपने बोला कि फ्रीबीज वाली स्कीम्स, देखिए हम एक ऐसे समाज में रहते हैं जहां हमारे समाज के हर एक वर्ग को हमें बैलेंस करना होता है। हम यहाँ पर एक परिवार के रूप में हम इस समाज को समझते हैं। हम हमारे देश की एकता और अखंडता की बात करते हैं। 140 करोड़ देशवासियों को हमें एक समान, अगर हमें लगता है कि एक ऐसा क्षेत्र है या एक ऐसी जनता है, कुछ ऐसा वर्ग है जिसे सरकार की इकोनॉमिक मदद की अभी जरूरत है, फाइनेंशियल मदद की जरूरत है, तो सरकार उन तक वो मदद पहुंचा रही है। जो वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी है सर, उनको फाइनेंशियल जो बर्डन्स है उनके, वो सरकार अपने ऊपर लेकर अभी उनको मदद पहुंचा रही है। और ऐसा नहीं कि सिर्फ फ्रीबीज बांट रही है, सरकार की कई योजनाएं जहां वो ट्रेनिंग भी दे रही है, वहां यूथ को ट्रेन कर रही है, महिलाओं को ट्रेन कर रही है, कई स्व सहायता समूह चल रहे हैं। आप देखिए ग्रामीण क्षेत्रों में तो महिलाएं कितना आगे बढ़कर अब काम कर रही है। तो इस तरीके से एक योजनाएं हैं सरकार जो किसी भी व्यक्ति के लिए, अगर मैं स्पेशली महिलाओं की बात करूं तो जन्म से लेके मृत्यु तक महिलाओं के लिए ऐसी अनगिनत योजनाएं चल रही हैं। ठीक है गुंजन जी, महिलाओं को सशक्त बनाएंगे, स्वावलंबी बनाएंगे। पवन पटेल जी, देकुरम जैसे मुझे उम्मीद नहीं थी आपसे, लेकिन प्लीज इस तरीके की कॉमेंट बाजी अच्छी। ठीक है पवन जी, पढ़े लिखे हैं आप शायद, पवन जी मैं आपको मौका दिखा भी दीजिए कि पढ़े लिखे हैं। ठीक है पवन जी, अब हमको डिग्री हमारी ओरिजिनल है, हम अपनी डिग्री दिखा देंगे आपको जब कहिएगा तब। मोदी जी जैसा डिग्री छुपाएंगे नहीं, अरे मोदी जी जैसी डिग्री छुपाएंगे नहीं, हमारी डिग्री देख लीजिएगा, जब देखना हो तब देख लीजिएगा। नंबर 1। अब मैं बोलूं योगीराज जी, डिबेट करने में यकीन मुझे बता दीजिएगा जब मुझे बोलना होगा। पवन जी आपकी डिग्री पर सवाल नहीं है तो बेहतर होगा। आप अभी बोल रहे हैं कि पढ़े लिखे दिखा दीजिए, वो बोल रही खुद ही, अभी उन्होंने बोला, वो खुद भी कमेंट कर लेंगे और मेरे को बोलेंगे, बीच में टिप्पणी करे जा रहे हैं। पवन जी सुन लीजिए, चलिए मुझे मौका दे दीजिएगा जब देना हो बता। जी पवन जी आप बोलिए। पवन जी आप ठीक है, मेरा समय शुरू होता है अब। देखिए नंबर 1, मैंने गुंजन जी को जबरदस्ती का नाराज हो गई। मैंने बोला कि 2022 तक किसान, मोदी जी ने कहा था किसानों का दुगनी कर देंगे, ये बात की नाराज होने वाली कोई बात ही नहीं है। लाडली बहनों को शिवराज सिंह चौहान ने बोला था अगले महीने 250 करते, अभी तो 7-8 हजार हो गया होता, अभी 1250 में चल रही है। ये इनको बताने का प्रयास किया। किसानों की दशा दिशा कैसे सुधरेगी? 27 रुपए प्रतिदिन किसानों की आय, उससे दशा दिशा सुधरेगी। किसान कर्जा ले लेता, नकली खाद मिलती है, 4-4 दिन 5-5 दिन लाइन में लगा रहता, बेहोश होता, डंडा खाता है, हकीकत ये उससे किसान की दशा दिशा सुधर जाएगी। तो इनको नाराजगी लग गई, इनको गुस्सा लग गया, हमने क्या गलत बोल दिया। अभी विजन जो गुंजन जी ने बोला, विजन, भारतीय जनता पार्टी का विजन क्लियर है कि हमें सत्ता में बने रहना है, उसके लिए हमें कैसे भी समझौता कर ले। सत्ता में बने रहने के लिए पहले जीएसटी के फायदे गिनाएंगे, फिर जीएसटी कम करने के उसके फायदे गिनाएंगी। सत्ता में बने रहने के लिए गोपाल भार्गव जैसे लोगों को समझौता ताक पे रख देंगी, विचारधारा सब कहीं नहीं दिखेगी। गोविंद राजपूत जैसे लोगों को लेकर सत्ता बना लेंगी। ये सत्ता में बने रहने के लिए 75 साल में लालकृष्ण आडवाणी को मार्गदर्शक मंडल में ला देंगे और मोदी जी के दम पे सत्ता बना के बने रहेंगे। दोहरा चरित्र भारतीय जनता पार्टी का हमेशा देखने को मिला है। मैंने हमेशा सबसे पहले कहा कि मैं भारतीय जनता पार्टी का स्वागत करूंगा अगर धरातल पे उतरे, और क्या गलत किया आप बता दीजिए। वो योजनाएं भी आप लिख के रख लीजिए अगर धरातल पे उतर जाए। ये योजनाएं सिर्फ आप एक विज्ञापन, कल बड़ा बड़ा पेपर में विज्ञापन देंगे, जनता के खून पसीने की करोड़ों रुपए कमाई उसमें फूक जाएगी, और उसके बाद फिर अगला 4-5 दिन फिर नई डिबेट करेंगे, फिर नए विजन के साथ मोहन यादव जी उतरेंगे धरातल में और फिर घोषणा कर देंगे कर्जे पे कर्जा, कर्जे पे कर्जा, कर्जे पे कर्जा, नियुक्ति पत्र देते जा रहे हैं। किस दशा दिशा किसी की सुधर नहीं रही है। महिलाओं में मतलब जितना डिबेट में बैठ के हम करें और जितना विज्ञापन पे करें, उसके बजाय धरातल में करिए। बहुत सारे मुद्दे होते हैं जिनमें राजनीति नहीं होनी चाहिए। हमेशा कई सारे डेवलपमेंट के मुद्दे होने चाहिए, जिसको उतारिए। आप आज पेश करिए कि हमने पिछली बार ये कहा था और ये धरातल पे उतर दिया। अगली डिबेट हो तो बताइएगा विदिशा का, ये हमने बोला था और ये धरातल पे उतर गया, ये किसानों की दशा से सुधर गई, ये 3000 रुपए लाडली बहना को मिलने लगा तो हम स्वागत करेंगे। लेकिन अपन अगली डिबेट को भूल जाते हैं। अब कि उद्योग कर देंगे, इंडस्ट्रियल में कितने करोड़ रुपए इन्वेस्टमेंट आया,
सिर्फ एमओयू साइन हुआ, धरातल पे कितना उतरा? अगर वो पहली डिबेट के हिसाब से अगर धरातल में उतर गया होता बीच में तो टोकने में बेरोजगारी में यकीन नहीं रखती। होते। ठीक है पवन जी, के लोगों को रोजगार देखिए पवन जी, देखिए पवन जी, एक मिनट गुंजन जी, एक मिनट पवन जी, अभी देखिए, पवन जी देखिए, हिसाब से बोल करके पवन जी एक मिनट, पटेल जी हैं जो कहते थे कि ये योजना बंद हो जाएगी। जब शिवराज जी की सरकार गई, मोहन यादव की आई, तो योजना बंद हो जाएगी। यही पवन पटेल जी थे जो कहते थे लाडली बहना योजना तो सिर्फ विधानसभा के लिए आई है, सिर्फ लोकसभा चुनाव के लिए आई है, उसके बाद बंद हो जाएगी। अरे आज भी वो योजना चल हम रही। विपक्ष आपको है, तकलीफ लाडली भी है उस योजना योजना बंद से। नहीं होने देंगे। आपको लाडली बहना 1000 रुपए देना पड़ेगा। जैसे जातिगत जनगणना करानी पड़ी, वैसे ही लाडली बहना को 3000 रुपए हम दिलवा के रहेंगे। आपको दिन रात ठीक सोना पवन जी, है एक मिनट भारतीय जनता पार्टी। पवन जी, अब रुक जाइए आप। पवन जी, देखिएगा पवन जी आपका समय शुरू हुआ था लेकिन अब समाप्त भी हो गया। जरा मैं देवदत्त दुबे जी के पास जा रहा हूँ, एक मिनट। दुबे जी, ये देखिए, एक बात ये जरूर है, सवाल पूछना सबका अधिकार है, विपक्ष भी सवाल करे, लेकिन जिस तरीके से पवन जी पे मैं कोई ये आरोप नहीं लगा रहा, लेकिन जिस तरीके का एग्रेशन पवन जी में दिखता है, या किसानों के प्रति इतनी ज़्यादा हंसी लगती है कि किसान में डंडे पड़ रहे हैं, परेशान हो रहा है, लूट रहा है, पिट रहा है, पर ऐसा कुछ मैदान में नजर आपको आता है क्या कि वास्तव में बहुत प्रताड़ित है किसान? पेपर में अभी पेपर की कटिंग भेज देखिए, देता हूं मैं चश्मे का आपको। नजर होता है। यदि भाजपा विपक्ष में होती तो ये चश्मा और भी आक्रामक होता। अभी कांग्रेस विपक्ष में है तो विपक्ष की बात ही करेगी, उसको लोगों का असंतोष ही उजागर करना पड़ेगा, तब जाके वो सिंपैथी लेगी। आप तो डिबेट को देखिए, कितनी अच्छी बात हो रही है कि मीडिया जो भाजपा की पैनलिस्ट हैं वो कह रही हम 3000 देंगे, दे रहे हैं बहनों को, और पवन पटेल कह रहे हैं हम देना ही पड़ेगा, आपको बंद नहीं कर सकती आप। तो बहस अच्छी है ना, महिलाओं के हित में। नहीं, देखिए कुछ मुद्दे तो देगा, हाँ, कुछ मुद्दे ऐसे हैं जिसमें भाजपा कांग्रेस बिल्कुल एक नेक टू नेक चलते हैं, हाँ। और महिलाओं का मामला कुछ ऐसा ही है। अच्छा, अभी आप ये देखिए, स्वदेशी का भी जब मामला आया तो बीजेपी ने कहा कि हम स्वदेशी अपनाने जा रहे हैं, तो कांग्रेस तुरंत आ गई, नहीं ये तो हमारे स्वच्छता और जो खादी और ये तो महात्मा गांधी वो इसी दिशा में मुझे लगता है कि मोदी जी अपना ले, बस ठीक है, मोदी जी का अपना ठीक है, लेकिन एक बात जरूर है, आप इसी दिशा में चलना चाहिए। बिल्कुल, ये बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन आप दोनों लोकतंत्र के बड़े महत्वपूर्ण स्तंभ हैं, चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, और कुछ भी सही, कुछ मुद्दों पर ही सही, लेकिन आपकी यदि आम राय बनती तो ये जनता के कल्याण के लिए बहुत बड़ी सौगात होगी। समय अभी इतना ही था, वक्त की बंदिश है, इस वार्ता को यही विराम देना पड़ेगा। आप तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। तो IND एजेंडा में फिलहाल इतना ही। आप हमारे साथ बने रहिए, जुड़े रहिए और देखते रहिए IND 24। नमस्कार।